हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो है डेली जीके का पोर्शन में आंगल मैसूर युद्ध के बारे में देख रहे थे, जिसमें से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, और इसके परिणाम देख लिए। और इस दोनों युद्ध को रोकने के लिए इसमें कौन सा संधि हुआ और इसमें भी कौन सा संधि हुआ। जैसे कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए आपका मद्रास संधि हुआ और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए आपका मंगलोर की संधि हुआ। अब उसके बाद का पृष्ठभूमि क्या होता है और क्यों होता है आंगल मैसूर युद्ध का तृतीय भाग यानी तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या था। ऑप्शन ए 7082 टू 7086, ऑप्शन बी 7086 टू 7088, ऑप्शन सी 7090 टू 7092, ऑप्शन डी 7091 टू 7095। देखिए, जो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था ना, उसमें भी जो है अंग्रेजों की ना छलपूल नीति का ही परिणाम था। 1788 में जो है कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। टीपू ने फिर क्या किया, टीपू ने जो है इस संधि का, कौन सा संधि का, मंगलोर संधि का उल्लंघन के रूप में लिया है। क्योंकि मंगलोर संधि में टर्म एंड कंडीशन आप जैसे कल बता चुकी हूँ आपको, आप देखे थे, उसमें लिखा था कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे किसी भी विपत्ति में। लेकिन ये लोग क्या है, अंग्रेज कौन थे, अंग्रेज जो थे वो निजाम के साथ मिलकर निजाम को भड़का रहे थे कि आप जाके मैसूर पर आक्रमण करिए। ठीक है, मैसूर पर आक्रमण करिए निजाम। ठीक है, कब का बात है ये है आपका 1788 का बात है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो 1789 में जो है त्रावणकोर पर हमला कर दिया। किसने हमला किया, मैसूर ने हमला किया त्रावणकोर पर। ठीक है, हमला किया, आप लिख लीजिएगा, त्रावणकोर पर हमला किया है। ठीक है, पर हमला, तो इस पर जो है टीपू ने हमला कर दिया। अब हमला क्यों किया, क्योंकि ये जो था ना, ये अंग्रेजों का मित्र था। त्रावणकोर जो था वो अंग्रेजों का मित्र था। ठीक है, अंग्रेज मित्र था। तो इसने क्या किया, अब अंग्रेज इनको और मौका मिल गया। अंग्रेज ने जो है त्रावणकोर और आपका मराठा और निजाम, इन तीनों को मिलाकर ये आपका टीपू सुल्तान के खिलाफ भड़का दिया है। ठीक है, और इन चारों ने मिलकर जो है संधि कर ली। तो इसी से जो है यहाँ का जो है तृतीय आंगल मैसूर युद्ध जो है आपका 3 चरणों में ही है। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध, वो 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो पहला चरण था, तीसरा चरण में जो आपका पहला चरण था, इसका जो नेतृत्व थे वो आपका जनरल मिंटो ने किया है। ठीक है, जनरल मिंटो ने किया है पहले चरण में। वो अंग्रेजों के सेनापति थे। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मिंटो की जो है कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में फिर आपका दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है। दूसरा चरण जो है आपका 1790 से शुरू होता है, और जिसका नेतृत्व किसने किया है, वो खुद कॉर्नवालिस ने किया है। ठीक है, कॉर्नवालिस ने किया है। ठीक है, और उसने किया है, और मार्च 1791 तक उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया। फिर वो टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास भी आ गया। लेकिन जो था कि वर्षा ऋतु के कारण जो है वो आगे बढ़ नहीं पाया। ठीक है, और उसको जो है फिर अपने जो है अपनी क्या बोलते हैं उसको, मंगलोर उनको वापस लौटना पड़ा। फिर 1791 ईस्वी में जो है गर्मियों में टीपू ने जो है कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी। इस तीसरे चरण में जो है कॉर्नवालिस के साथ सहायता के लिए जो थे आपका, तीसरे चरण में आपका सहायता के लिए जो थे वो थे आपको मिंटो, पहले से जो थे, पहले पार्ट में जो थे मिंटो। ठीक है, उसके बाद आपका स्टुअर्ट थे। ठीक है, और आपका मैक्सवेल थे। ठीक है, और थे हंटर। ठीक है, सॉरी, हंटर, ये जैसे कुछ अंग्रेज सैनिक थे, ये इनके साथ मिल गए थे। ठीक है, तो इस तरह जो है ये पूरा जो युद्ध हुआ, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध था, वो 1790 से 1792 के बीच में हुआ है। मतलब सॉरी, बीच में हुआ बोल रहे, तक हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली।
देखिए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, जैसा कि आप देख चुके हैं पहला वाला मैं बता चुकी हूँ। इसमें जो आपका सेकंड पार्ट हुआ, आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो सेकंड पार्ट हुआ, तो उसमें खुद जो है कॉर्नवालिस ने नेतृत्व किया, किसका? अंग्रेजों सेना का, 1790 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ थी, यहाँ लिख लीजिएगा कहाँ थी। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बंगलोर, ऑप्शन डी भाग्यनगर। देखिए टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किए थे? वो श्रीरंगपट्टनम में किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। देखिए जो है एक भारतीय शासक था टीपू सुल्तान। ठीक है, उसने जो है विदेशों में आधुनिक पद्धति में से दूतावास स्थापित किए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। देखिए जब टीपू सुल्तान का बात आया है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टीपू सुल्तान का जो जन्म है, आपका जन्म लिख लीजिए, जन्म जो है आपका नवंबर 1750 में, ठीक है, हैदर अली और फातिमा के घर में हुआ था। वो जो एक सुशिक्षित व्यक्ति था और अरबी, फारसी, कांग्रेस एवं उर्दू का धारावाह बोल सकता था। टीपू एक महान योद्धा था। उसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था। मैसूर के शेर, मैसूर का जो शेर के नाम से भी उसे जाना जाता था। और उसने जो है एक दक्ष सैन्य बल तैयार करने और उसके प्रबंधन पर अत्यधिक ध्यान दिया। उसने अपनी सेना को जो है यूरोपीय तर्ज पर, ये भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि उस टाइम में कोई यूरोपीय जो थे हम लोगों पे राज करते थे, तो ये एक ऐसा सुल्तान था जो पूरा यूरोपीय तर्ज पे अपना सेना को रख रहा था। ठीक है, यूरोपीय तर्ज पर ही उन्होंने उसको प्रबंधन किया, तैयार किया, उसके प्रबंधन पर अत्यधिक ध्यान दिया। उसने जो है उसने अपने सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो है फ्रांसीसियों से मदद ली है। ये भी ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसियों से मदद ली, फ्रांसीसियों से मदद ली, किसको? सेना को यूरोपीय सेना में तब्दील करने के लिए। ठीक है, और उसको जो है ये तथापि जो है उसने कभी भी जो है सेना पर, किसकी सेना पर? फ्रांसीसी अधिकारी सेना पर के दबाव समूह बनाने की अनुमति नहीं दी। उनके जो पिता की जो भांति टीपू ने भी नौसेना के महत्व को समझा। ये लोग लिख लीजिएगा आप लोग, 1796 में जो है उसने नौकाधिकरण यानी सेना बोर्ड, सॉरी नौसेना बोर्ड, आपका नौसेना बोर्ड, नौसेना बोर्ड का जो है गठन किया है और 22 जंगी जहाजों और 22 बड़े पोतों के बड़े योजना बनाई है। उसने मंगलोर, वैजदाबाद और मौलादाबाद में 3 गोदियों की स्थापना की। हालांकि उसकी योजना जो है क्रियान्वित नहीं हो सकी। आपको ध्यान दीजिए, ये जो है टीपू जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक था। उसे जो है भारत में रॉकेट तकनीकी का खोजकर्ता भी माना जाता है। उसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई है। उसने मैसूर राज्य में मैसूर में जो सर्वप्रथम है रेशम उत्पादन भी शुरू किया था। टीपू सुल्तान की लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी और वो एक महान राजनयिक था। उसने जो है 1797 में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद की थी। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब का जो सदस्य भी टीपू सुल्तान था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का टीपू सुल्तान। और ये कुछ पॉइंट थे टीपू सुल्तान के बारे में, वो सब भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अरब, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 आपका है मॉरिशस, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसमें है ऑप्शन ए में है आपका 1, 2 और 4, बी 2, 3 और 5, सी 1, 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 और 5।
देखिए टीपू सुल्तान जो था आप पहले ही देख चुके हैं, जैसे कि वो फ्रांसीसी से मदद लेता था हमेशा, ठीक है, फ्रांसीसियों से अपनी सेना को संगठित करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, तो वो क्या था, फ्रांसीसियों की मदद लेता था। इसके अलावा जो है उसने उसने है जो दूसरे दूसरे देशों से भी संपर्क स्थापित किए, जैसे कि आपका नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने जो है आपका अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और जो है आपका तुर्की, वहां के शासकों से भी उसने संपर्क स्थापित किया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन में एक दिन जीना? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी अली वर्दी खां, ऑप्शन डी मीर कासिम। ये बताना है कि ये किसकी उक्ति थी, मतलब किसके वचन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान ने ही कहा था कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किनका ये बोल थे, किनके वचन थे। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ऑप्शन ए त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, ऑप्शन बी त्रावणकोर, निजाम, मराठा और फ्रांसीसी, ऑप्शन सी रुहेलखंड, त्रावणकोर, मराठा और अंग्रेज, ऑप्शन डी रुहेलखंड, त्रावणकोर, निजाम एवं मराठा। देखिए पहले ही मैं आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि इसमें कौन कौन थे। आपका निजाम तो पहले ही उसके तरफ भड़का हुआ था, अंग्रेज तो उसके खिलाफ युद्ध लड़ ही रहे थे। त्रावणकोर जो था उस पर टीपू सुल्तान ने हमला किया था, जो कि अंग्रेज का मित्र था, तो ये भी शामिल हो गया है। और मराठा बच्चा वो तो पहले से ही मैसूर के खिलाफ लड़ ही रहा था, जैसे आप द्वितीय मैसूर युद्ध में देख चुके थे वो, और प्रथम में भी देख चुके थे कि निजाम और मराठा ने जो है मदद की थे अंग्रेज का। तो ये तीनों मिलकर जो है आपका त्रावणकोर, अंग्रेज और मराठा जो थे, ये तीनों मिलकर चारों मिलकर जो है त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, ये चारों मिलकर जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध जो है चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ऑप्शन ए मंगलोर की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी मैसूर की संधि, ऑप्शन डी बिदनूर की संधि। देखिए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए जो है आपका टीपू सुल्तान ने जो है बहुत बहादुरी से वो लड़े थे, पर अंग्रेजों की जो सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। किसने आत्मसमर्पण किया? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने जो है आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिए, ठीक है, समर्पण कर लिया। तो इसने जो है फिर क्या किया कि मार्च 1792 ईस्वी में उसने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली, बाध्य से करना पड़ा उसको, ठीक है। इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू को अपने राज्य का जो है लगभग आधा हिस्सा किसको देना पड़ा? अंग्रेज, मराठा और निजाम को देना पड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। इसके तहत जो है टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 1 एवं 3, ऑप्शन सी 1, 2 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। देखिए जो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस या जो कि अंग्रेज गवर्नर जनरल था, उसके बीच जो है आपका 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, जिसके तहत जो है आपका अंग्रेजों को अपना आधा राज्य टीपू को जो है अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। जस्ट बिकॉज की देखिए आप लोग पहला में भी देखे थे और दूसरा में भी देखे थे, उसमें जो है मैसूर का जीत हुई थी, तो शर्तें किसके थे? शर्तें भी तो जो मैसूर के तरफ थे, ठीक है, मैसूर जो बोलेगा वही अंग्रेज ने किया। लेकिन तीसरे में जो थे टीपू सुल्तान हारा और उसने आत्मसमर्पण किया। तो अब जो है अब अंग्रेजों की जो है संधि का जो टर्म एंड कंडीशन अंग्रेज रखे, तो उन्होंने क्या कहा कि आप आधा राज्य है जो हम लोगों को दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो आधा राज्य दिया उसमें से मराठा और निजाम और अंग्रेज ये तीनों बराबर अपना बांट लिए। उसमें जो है टीपू को जो है 3 करोड़ रुपए युद्ध
क्षति के रूप में देना पड़ा, ये भी सही होगा। और तीसरा में है आपका ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। देखिए ये गलत है, इसमें ये नहीं था कि ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना, ये उसके टर्म एंड कंडीशन में नहीं रखा गया था, लेकिन ये था कि अपने जो 2 बेटे थे टीपू सुल्तान के, उनको बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो आपका ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन सी सही होगा, डी बोल दी, 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कि ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसको रोकने के लिए कौन कौन से संधि हुए थे। और आपका 1 है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इधर आपको सूची 2 है मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन ए आप देख लीजिएगा ये कुछ ठीक है। तो पहले ही जैसे मैं बता चुकी हूँ कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए आपका मद्रास की संधि हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए आपका मंगलोर की संधि हुई, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए अभी जैसे मैं बताई श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 का 1, बी का 2, सी का 3। ये लोग आप ना हमेशा ये है डेट याद रखिएगा और कौन सा संधि हुआ था ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज का जीके का पोर्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। इसके बाद जो है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आएगा, इसके बाद आपका मैसूर युद्ध का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।